भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय पाठ्यचर्या के पार भाषा के प्रकरण भाषा के विषय में चर्चा करेंगे। भाषा, सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा का अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी का अर्थ है स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना, जो कि उच्चारित भाषा से ही संभव है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। आभ्यंतर से यह तात्पर्य है कि अपने भीतर की, यानी अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति है, उसको व्यक्त करने के लिए भाषा ही एक प्रमुख साधन है। यही नहीं, वह हमारे आभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। तो यहाँ यह बात स्पष्ट है कि भाषा के द्वारा ही किसी भी समाज की संस्कृति और उसकी सभ्यता की पहचान होती है। वही समाज के विकास का आयाम होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने भावाभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के अर्थ को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए अब हम भाषा की कुछ परिभाषाएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की। इसमें यह बताया गया है कि भाषा को यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र माना है, जिसके द्वारा मानव प्राणी एक सामाजिक समूह के सदस्य और सांस्कृतिक साझेदारी के रूप में एक सामाजिक समूह के सदस्य संपर्क एवं संप्रेषण करते हैं। यानी भाषा यादृच्छिक है, यानी यादृच्छिक का तात्पर्य है कि इसमें जो शब्द है और अर्थ है उसमें कोई तार्किक संबंध नहीं है। सामाजिक समूह ने अपनी इच्छा अनुसार अपने शब्दों को गढ़ लिया है और वे उसी के अनुसार आपस में संप्रेषण करते हैं, आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। स्वीट के अनुसार, स्वीट महोदय ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण या विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। जब हम अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं और वो उसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वही भाषा कहलाती है। इसके बाद परिभाषा दी आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने। उन्होंने बताया कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यानी जब हम ध्वनि संकेतों को उच्चारित करते हैं और उसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह भाषा है, वह यादृच्छिक है। यादृच्छिक का अर्थ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तथा रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली, जैसा ऐसे शब्द जो रूढ़ हो गए, यानी उस भाषा में प्रचलित हो गए हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लोटा है, खाट है, गिलास है, इस तरह के जो शब्द हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते, जिन पर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद अगली परिभाषा दी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बताया कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो सोचना और समझने की जो भाषा है
समझने को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा की विशेषता, कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है, भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी समाज की भाषा है उसमें जो परंपरागत शब्द चले आ रहे हैं, जो रूढ़ शब्द चले आ रहे हैं, उन शब्दों का प्रयोग हुआ करता है। भाषा के ध्वनि संकेत वर्णों या शब्दों के द्वारा व्यक्त होते हैं, यानी जो भाषा की ध्वनियाँ हैं उनके कोई ना कोई वर्ण हैं, कोई ना कोई शब्द हैं जिनके माध्यम से वह प्रसारित की जाती है या बोली जाती है। अगला है, भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है, कि उन ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही व्यक्ति परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, परस्पर एक दूसरे की भावाभिव्यक्ति को समझते हैं और एक सामाजिक ताने बाने में अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या समुदाय के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में अपने जो क्रियाकलाप हैं उनको संपादित करता है तथा आपस में विचार विनिमय से, सहयोग से वो एक सामाजिक सदस्य के रूप में कार्य करता है। अगला है, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं जो दूसरों से भिन्न होते हैं, यानी हर वर्ग या समाज की अपनी एक भाषा होती है जिस भाषा से उस समाज की पहचान होती है। अब हम बात करेंगे भाषा की प्रकृति की, कि भाषा की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहली बात है, भाषा मानव की विशेषता है। तो इसमें यह है कि जहाँ तक भावाभिव्यक्ति की बात है, यह कार्य संसार के सभी प्राणी करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं। सामान्यतः इन्हीं तरीकों को उनकी भाषा कहते हैं, पर वे अपनी इस भाषा में विचार विनिमय नहीं कर पाते हैं और विचार के अभाव में अपनी भाषा में विकास नहीं कर पाते हैं। विचार प्रधान एवं विकासशील भाषा तो मनुष्य की ही विशेषता है। अगली है, भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार है। विनिमय हेतु, विचारों के विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह। भाषा की उत्पत्ति मनुष्य के मनोभावों को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न से हुई है और उसका विकास विचार विनिमय के द्वारा निरंतर होता रहता है। यह भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन होती है। हम जानते हैं कि मनुष्य यह भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय ध्वनि संकेतों के माध्यम से करते हैं। ये ध्वनि संकेत समाज द्वारा विकसित एवं स्वीकृत होते हैं। अगला है, भाषा और विचार में अटूट संबंध होता है। भाव और विचारों की अभिव्यक्त करने के प्रयत्न में मनुष्य ने भिन्न भिन्न ध्वनि संकेतों का विकास किया है, परंतु यह भी बात सत्य है कि जैसे जैसे मनुष्य भाषा सीखता जाता है और उसकी भाषा में विकास होता जाता है, तैसे तैसे वह विचार करने और विचार विनिमय करने में भी सक्षम होता जाता है। इस प्रकार भाषा एवं विचारों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। सच बात यह है कि विचारों के अभाव में भाषा की उत्पत्ति एवं विकास नहीं हो सकता और भाषा के अभाव में विचारों की उत्पत्ति एवं विकास नहीं हो सकता। इन दोनों में अटूट संबंध है। अगला है, भाषा वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है। मनुष्य की सभी भाषाओं में वाचिक प्रतीकों की अपनी अपनी व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ, अक्षर एवं वर्ण हैं, अपने शब्द हैं और अपनी अपनी वाक्य रचना है। भाषा संबंधी ये नियम निश्चित होते हुए भी लचीले होते हैं और भाषा के विकास के साथ साथ इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। भाषा लिपि संकेतों के द्वारा लिखित रूप धारण करती है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है जिसमें वह भाषा लिखी जाती है। जैसे हम अपनी हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है,
वो देवनागरी में लिखी जाती है। ऐसे ही प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं, अपने अपने संकेत होते हैं, जिनके माध्यम से वह भाषा लिखी और पढ़ी जाती है। उसके बाद आता है भाषा अर्जित संपत्ति है। हम जानते हैं कि मनुष्य में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह जिस समाज में रहता है उसी के सदस्यों का अनुकरण कर उस समाज की भाषा को सीख जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाला बच्चा अपने सामाजिक पर्यावरण में हिंदी भाषा सीखता है, लेकिन यदि उसे जन्म के बाद चेन्नई या तमिल भाषा भाषियों के बीच भेज दिया जाए तो वह उनका अनुकरण कर तमिल भाषा ही सीखेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। व्यक्ति जिन जिन भाषा भाषियों के संपर्क में आता है उनसे वह भाषा का अर्जन कर लेता है, इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है। भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है कि जैसे जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है, समाज आगे बढ़ता है, वैसे वैसे भाषा भी बदलती जाती है। उदाहरण के लिए भारत की आदि भाषा वैदिक संस्कृत कालांतर से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि रूपों को पार करती हुई आज की हिंदी के रूप में विकसित हुई। यदि हम हिंदी को ही देखें तो आज की हिंदी आज से 500 वर्ष पूर्व की हिंदी से बहुत भिन्न है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी समाज में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास होता है, वैसे वैसे उसकी भाषा के शब्दकोश में भी वृद्धि होती है और नए नए शब्दों का निर्माण होता है और नई नई शैलियाँ विकसित होती रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। भाषा का मूल रूप सदैव सुरक्षित रहता है। किसी भी समाज में भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। यही कारण है कि किसी भाषा में कितना भी परिवर्तन हो, उसमें कितना भी विकास हो, लेकिन उसमें उसके मूल रूप के दर्शन अवश्य होते हैं। उदाहरण के लिए आज की हिंदी अपनी मूल भाषा संस्कृत से एकदम भिन्न है, परंतु फिर भी उसमें संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्द इतने अधिक हैं कि उसे संस्कृत की वंशजा के रूप में सरलता से पहचाना जा सकता है। अगला है मनुष्य एक से अधिक भाषा सीख सकता है। भाषा हम जानते हैं कि भाषा सामाजिक व्यवहार का साधन होती है। जब मनुष्य को भिन्न भाषा भाषियों से व्यवहार करना होता है तो वह उनकी भी भाषा को सीख लेता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जिस भी भाषा की रिक्वायरमेंट व्यक्ति को होती है वह उस भाषा को सीख सकता है और यह गुण केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकारों की। तो भाषा के मूलतः दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा से तात्पर्य है कि जब प्राणी अपने मानसिक विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का यह रूप अस्थायी होता है और मानव को सहज सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है। तो अगला है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे के सामने ध्वनि संकेतों को लिखकर अभिव्यक्त करता है तो वो लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का यह रूप स्थायी रहता है और समाज आने वाली पीढ़ी को सौंपता है। इस रूप को कभी भी देखा व पढ़ा जा सकता है। भाषा के इस रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और लिखित रूप हमेशा ही सुरक्षित रहा करता है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ग्रंथ जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं वो लिखित रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा हम विभिन्न समाजों की संस्कृतियों को जान पाए हैं। तो निश्चित रूप से लिखित भाषा एक स्थायी रूप है। अब एक रूप और होता है भाषा का जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों के माध्यम से या अपने हाव भाव के माध्यम से
जब व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार आज आपने भाषा के बारे में अध्ययन किया। आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।